मुस्तफ़ा कत्ल केस में एक गवाह ने मुलज़िम अरमग़ान को शिनाख्त कर लिया है और वो गवाह कौन है कि जो कि मुस्तफ़ा के बंगले पर काम करता था। उस लड़के ने इसको गवाह जो है वो शिनाख्त कर लिया अरमग़ान को। और इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने अरमग़ान और शिराज़ के जिस्मानी रिमांड में 5 रोज़ उसकी तौसीह कर दी है। जबकि अरमग़ान के तशद्दुद से ज़ख्मी लड़की जोमा भी मिल चुकी है। और मनशियात केस में गिरफ्तार साहिर हसन ने इंकशाफ किया है कि अरमग़ान और वो तालीमी इदारों में जाकर मनशियात नहीं देते थे, बल्कि लड़के और लड़कियां सोशल मीडिया पर मोबाइल पर ऑर्डर करती थीं। और मोबाइल ऐप से अब वल्लाह आलम ये कौन सी ऐप है ये भी बात करेंगे। जबकि तलबा से दोस्तियां करके उन्हें वीड के नशे की आदत लगाई जाती है। अब SSP शुएब मेमन कहते हैं कि वीड की फ़रोख्त में 2 बड़े गिरोह मुलव्विस हैं। अब ये हम जानेंगे कहाँ कहाँ से ताल्लुक़ है। और फ़रोख्त करने वाला कोई शख्स बैरून मुल्क फ़रार नहीं हुआ, लेकिन 20 किरदार रुपोश हो गए हैं। तो इसी पर हम बात कर लेते हैं। सारे इशू को, सारे इसको बड़े करीब से देख रहे हैं और रोज़ाना की बुनियाद पे हमें अपडेट्स फराहम करते हैं हमारे रिपोर्टर नज़ीर शाह स्टूडियोज़ में हमारे साथ हैं। नज़ीर, अब ये जो एक ऐप की बात हो रही है कि जी साहिर ने बताया, मुलज़िम साहिर ने, कि जी हम खुद से जाके नहीं फ़रोख्त करते, मोबाइल ऐप के ज़रिए ऑनलाइन ये फ़रोख्त करते हैं। कोई पर्टिकुलर ऐप तो नहीं बनाई भी उन्होंने, या एग्जिस्टिंग ऐप्स का इस्तेमाल हो रहा है? नहीं, ये इंस्टाग्राम की बात हो रही है और व्हाट्सएप पर भी होते हैं। सोशल मीडिया की तो कोई भी ऐप को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फेसबुक पर भी जो इनके मुख्तलिफ जो राब्ते रहे हैं, इनसे जब मेरी भी जब 1 to 1 इससे मुलाकात हुई थी साहिर से, तो इसने बग़ैर किसी डर खौफ के हर चीज़ बताई। इसका यही कहना है कि किस तरीके से कैलिफोर्निया से ये ड्रग इस्लामाबाद और उसके बाद कराची तक पहुंचाई जाती है। पाकिस्तान की 2 बड़ी कोरियर कंपनियां नामी ग्रामी, और उनके ज़रिए मंशियात यहाँ तक लाई जाती है। और उसका यही कहना है कि ये तासुर गलत है कि हम इस तरह कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ या स्कूलों के अंदर जाकर फ़रोख्त करते हैं। और वाकई में ऐसी बात नहीं है, क्योंकि अगर ये किसी शख्स को मंशियात के लिए बुलाते भी है, कोई इनसे रब्ता भी करता है, तो जिस पॉइंट पर ये उनको बुलाते हैं तो कभी भी ये पहले पॉइंट पर उनको डिलीवरी नहीं देते, क्योंकि इनको शक होता है कि साथ किसी को लेकर ना आ गए हों। तो इन तमाम चीज़ों का जो है वो ख्याल रखा जाता है। दूसरा, जो एक वीड वो है जो ओरिजिनल है, जो कैलिफोर्निया से आती है, उसकी ज़्यादा मांग है। लेकिन एक ईरानी ग्रोह भी है जो ईरानी वीड होती है। तो ये 2 जो बड़े ग्रोह हैं। इसके अलावा एक तो सप्लायर होता है, एक डीलर्स होते हैं। तो जो डीलर्स हैं कराची में, उनमें पुलिस का ये कहना है कि जो 2 बड़े डीलर थे उनका नेक्सस था, जिनमें वन ऑफ द टॉप मुस्तफ़ा आमिर था, जिसके मौत के बाद और साहिर की गिरफ्तारी के बाद ये नेक्सस जो है ये तो टूट गया। तो उन्होंने दावा किया कि 50% तक वीड की फ़रोख्त रुक गई है। एक तो होता है ना मांग में कमी आ जाना, तलब में कमी आ जाना, लेकिन ये कि ये फ़रोख्त रुक गई है। जी, तो अब लोगों को पहले बहुत ज़्यादा इजीली इनके कॉन्टेक्ट से जो मिल जाती थी ना, तो वो इनके तमाम कॉन्टेक्ट टूट गए। अब वो जो अब इन दोनों के अलावा जो फ़रोख्त करते थे वो अभी भी कह रहे हैं, तो वो तकरीबन 20 की तादाद में हैं। और ये भी बताया गया कि वो अभी फ़रार नहीं हुए, लेकिन अंडरग्राउंड हो गए और हैं कराची या, और ये इन्हीं एज ग्रुप के 18 से 24-23 साल। देखिए, इसके अंदर जिस तरह शाजी के बारे में बताया जा रहा है, जो साहिर को देता था, तो उसकी एज ग्रुप थोड़ी बड़ी है। लेकिन जो लोकल तौर पर जो कराची में जो डिफेंस के लिफ्टन के इलाकों में काम कर रहे हैं, जिनको हमने भी पिछली मतलब इससे पहले भी कई मतलब हमने खबरें भी चलाई हैं, उनकी हमने जो स्पेशल ब्रांच की जानिब से रिपोर्ट जारी की जाती है वो भी देखिए, तो उनकी एज इतनी ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि यंगस्टर्स के साथ वही घुल मिल सकता है जो उनका एज ग्रुप का हो। अगर आप कॉलेज, यूनिवर्सिटी जाकर किसी से दोस्ती कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपसे अगर मैं दोस्ती करूंगा, तो अगर मैं बड़ी एज का होंगे तो आप मुझसे थोड़ा सा कतराएंगे, तो आप उसी के साथ बैठकर बात करेंगे जो आपके एज ग्रुप का हो। तो ये एक मेन बात है। और इसके ऊपर हर रोज़ाना नए इंकशाफात आ रहे हैं, और पुलिस का यही कहना है कि इस पर जो खुसूसी टास्क जो मंशियात के हवाले से दिया गया था, वो SSP SIU शुएब मेमन को दिया गया। अच्छा नज़ीर, इसी में मैं ऐड कर दूं, अब पुलिस इन्वेस्टिगेटिव टीम तो इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रही है जी। JIT क्यों नहीं बनी अभी तक, और JIT ना बनने की वजह क्या है, और दोनों में फ़र्क क्या है, ये भी बताएं ज़रा। देखिए, ये बहुत बड़ी वजह है JIT ना बनने की। सबसे पहले मैं नाजरीन जो देख रहे हैं उनको फ़र्क बता दूँ कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन JIT एंड इन्वेस्टिगेशन टीम। जो इन्वेस्टिगेशन टीम जो बनी है, इसके अंदर DIG CIA मुक़द्दस हैदर, फिर उसके अलावा SSP इरफान बहादुर जो CTD के हैं, अलीना राजपर, और SSP AVCC अनिल हैदर, और 2 और अफसरान को रखा गया है। ये प्योरली पूरी
पुलिस की टीम है। JIT जो होती है वो जॉइंट टीम होती है, मुश्तरका तहकीकाती टीम होती है। उसके अंदर जो है इंटेलिजेंस ब्यूरो, ISI, MI, पुलिस, रेंजर्स और इन तमाम जो इदारे होते हैं इनका एक एक सीनियर अफसर मौजूद होता है। उनकी पूरी कोऑर्डिनेशन होती है। JIT में कोई भी शख्स किसी को बाईपास नहीं कर सकता। जिसके खिलाफ कार्रवाई होगी तो हर 100% होगी। लेट सपोज कि अगर मैं पुलिस वाला हूँ तो मैं दूसरे पुलिस वाले को कह गया यार इसको छोड़ दो, ये जानने वाले हैं, इसको फेवर दे दो, तो इट मीन्स के अगर JIT बन जाती है तो तो फिर बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियाँ हो सकती थी। अभी जो पुलिस की तहकीकाती टीम बनाई गई है तो इसमें ये किसी को फेवर भी दे सकते हैं। फर्ज करें इसमें किसी वजीर का, किसी ब्यूरोक्रेट का, किसी बड़े बिजनेस ग्रुप का बच्चा पाया जाता है तो लाजमी सी बात है उसको फेवर दी जाएगी और कहा जाएगा तो क्यों JIT नहीं बन रही? JIT देखें, अदालत में हमने जो सुना था कल, चूँकि ये कोर्ट की बात है तो उस पर JIT बनाने का कहा गया था और हम भी शाम तक ये इंतज़ार कर रहे थे कि शायद इस पर JIT बने। लेकिन और गुज़श्ता रोज़ एक अहम इजलास हुआ वज़ीर आला हाउस में जो 4 बजे शुरू हुआ था, 4:30 बजे ख़त्म हुआ, जिस पे विफाकी हसास इदारे के अफसर के अलावा एडिशनल IG सिंध, एडिशनल IG कराची, चीफ सेक्रेटरी सिंध और जो मुतल्लिका अफसरान थे वो पेश हुए, जिनमें से वज़ीर आला को जिन्होंने ब्रीफिंग दी उनमें एडिशनल IG कराची थे, DIG साउथ थे और DIG CIE थे और उनके अलावा विफाकी हसास इदारे के अफसर ने वज़ीर आला सिंध को मुस्तफ़ा के अगवा से लेकर उसकी लाश मिलने तक और जो प्रोसिक्यूशन का मामला चल रहा है उस तक तमाम चीज़ें बताई कि किस तरीके से हम केस को लेकर चल रहे हैं और साहिर ने अपनी तफ्तीश में क्या क्या बताया, अरमगान ने क्या बताया और कितने हम विटनेस या इसके अंदर मजीद गिरफ्तारियाँ कर चुके हैं, जिस पर वज़ीर आला ने इनसे ये कहा कि बिला तफरीक इसके अंदर कार्रवाई की जाए। किसी बगैर दबाव में आए हुए कोई भी शख्स है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और ये भी साथ साथ कहा है कि तफ्तीश को इस तरीके से किया जाए कि जो प्रोसिक्यूशन है उनको केस में आसानी हो सके और वो इसमें जो भी मुल्ज़िमान गिरफ्तार हैं या मजीद होने उनको करार वाक़ई सज़ा दिला सके। अच्छा, अरमगान की अगर हम बात करें तो इस पर तो मर्डर का केस तो है ही, दूसरे उसके पास से चीज़ें क्या बरामद हुई हैं? कहा जा रहा था डेटा सारा डिलीट हो गया है, कितना इम्पोर्टेंट था ये डेटा मालूमात के लिए? देखें, डेटा डिलीट होना कोई इतना बड़ा मामला नहीं है। टेक्नोलॉजी में इस कदर आगे जा चुके हैं कि अगर आप इजीली जो है आप किसी भी डेटा को रिकवर कर सकते हैं, तो डेटा डिलीट होने का तो कोई मसला नहीं है और डेटा रिट्रीव भी किया जा रहा है जो हमारी इस वक्त मालूमात हैं। लेकिन वो डेटा है कितना, असल सवाल ये वो इतना हैवी डेटा है कि उसको रिट्रीव करने में, रिकवर करने में कुछ वक्त लग सकता है। 62 लैपटॉप हैं, इसके अलावा उसके अंदर आपने जो स्पेसिफिक सवाल किया कत्ल के अलावा तो 302 तो उसके ऊपर लगता है। इसके अलावा अगर ये लैपटॉप के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग, डार्क वेब या इस तरह की चीज़ें निकल आती हैं तो उस पर FIA का मुकदमा दर्ज हो सकेगा और मनी लॉन्ड्रिंग का भी हो सकेगा, गैर कानूनी कॉल सेंटर का भी हो सकेगा, लेकिन ये तमाम डोमेन है FIA के। इसी तरह नारकोटिक्स वाला मामला जिस तरह साबित होता है तो इस पर फिर ANF भी इन्वॉल्व हो सकती है, आपकी एक्साइज और ये पुलिस से भी हो सकती है। और मर्डर वाला तो यहाँ पर आप समझे, आप देख चुके हैं ऑलरेडी। इसके खिलाफ कस्टम में भी मुकदमात दर्ज थे, 2015 का भी इसका केस है। 2015 में ये लांडी जेल में था, अंडर ट्रायल प्रिजनर ये जो अरमगान है। अच्छा। तो ये 2015 में भी ये जेल जा चुका है। तो इसके खिलाफ कोई 1, 2, 4 नहीं, इसके खिलाफ तकरीबन 10 से 11 मुकदमात पहले भी दर्ज है जिनकी तफसीलात भी। जब ऐसे लोग जो पहले ही जिनका रिकॉर्ड मौजूद है, जेल रिकॉर्ड या क्रिमिनल रिकॉर्ड मौजूद है, उन पे नज़र नहीं रखी जाती जब मनीशियात पर क्रैकडाउन हो रहा होता है? नहीं देखा जाता कि कौन कौन पीछे मुलव्विस था पहले, बाद में क्या कर रहे हैं वो लोग? देखिए, नज़र बिल्कुल रखी जाती है उस पर, लेकिन वो नज़र जो है वो वाली नज़र होती है कि बजाय इसको मैं पकड़ कर सज़ा दिलवाऊँ, इससे अच्छा जितने कमा रहे उसमें से अपना हिस्सा ले लूँ। तो जो एक गिजरी थाने का जो ASI था जिसको पुलिस ने तफ्तीश करने के बाद छोड़ दिया, जिसका नाम जो ASI है, नाम मैं नहीं लूँगा क्योंकि पुलिस ने अभी फ़िलहाल उसको छोड़ा है, तो वो बाकायदा अरमगान की सहूलत कारी करता था। वो उसी गिजरी थाने में ड्यूटी अफसर भी रहा है और उसी में वो शोबे तफ्तीश में भी था। आपको पता है कि थाने में जो सीनियर पुलिस वाले होते हैं वो कितने बासर होते हैं, तो कोई भी उसके जायज़ नाजायज़ काम होते थे तो वो अरमगान उस ASI को फ़ोन करता था। जिस रात को जूमा पर बदतरीन तशद्दुद किया गया, जब वो बिल्कुल बेहाल हो गई, अधमरी हो गई, तो भी पहला फ़ोन ASI नदीम को ही किया गया था। और पुलिस का यही कहना है कि उससे तफ्तीश कर लिए
और अरमगान के हवाले से उसका यही कहना है कि केसेस के हवाले से उससे ताल्लुक था, अदरवाइज मेरा उससे कोई लेन देन का मामला नहीं है। यानी कि अगर JIT एक कमेंट में करूँ JIT बन जाए तो फिर ये वाले मसाइल ना हो कि जी किसी को बीइंग ए पुलिस ऑफिसर उसको रियायत दे दी जाए किसी किस्म की। देखिए JIT इस पे बिल्कुल बननी चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ एक मर्डर केस ऐसा नहीं है कि आम किसी ने किसी को कत्ल कर दिया हो। इस केस के ऊपर न सिर्फ आपके मुल्क की बल्कि बैरून मुल्क बैठे हुए जो पाकिस्तानी हैं, हमसे हमारे लोग दोस्त वगैरह वो भी फ़ोन करके पूछ रहे होते हैं इस केस का क्या हुआ। मेरे ख्याल में आज तक के जो हाई प्रोफाइल केसेस हुए इनमें सबसे ज़्यादा टॉप ट्रेंड इस वक्त यही कर रहे हैं और हर शख्स यही जानना चाह रहा है कि आखिर इस केस में होगा क्या, क्योंकि लोग अभी भी बेयकीनी की कैफियत में वो कहते हैं ये इतना ताकतवर इतना अमीर शख्स है, ये ऐसे जाएगा और ऐसे बाहर आ जाएगा। तो सबसे पहले तो प्रोसिक्यूशन को इतना मजबूत होना चाहिए कि इसको जो है वो सज़ा दिला सके। अच्छा नसीर, लास्टली अभी आपने बताया कि आपकी साहिर से 1-to-1 गुफ्तगू भी हुई, उसने कन्फेस किया कि जो वीड थी वो कैलिफोर्निया से दरामद की जाती थी या डिफरेंट गैर मुल्की वो दरामद की जाती थी। अब सवाल ये है कि कस्टम हुकाम की शमूलियत के बगैर किस तरीके से वीड दरामद की जा रही थी पाकिस्तान के अंदर, और अगर इसमें शमूलियत थी कस्टम हुकाम की तो अभी तक दायरा तफ्तीश के अंदर लाया गया कस्टम हुकाम को? देखिए यही तमाम तो वो सवालात हैं जिनके जवाब आपको JIT में मिलेंगे। आप ये देखें कि आपके जो पार्सल्स आते हैं उनको तो बाकायदा स्कैन होना चाहिए। आपके कुरियर कंपनियों में पार्सल के जरिए असला भी आ रहा होता है, वीड भी आ रही होती है, दीगर ड्रग भी आ रहे होते हैं, गैर कानूनी जो इंजेक्शन है वो भी आ रहे होते हैं। तो आप ये सोचें ना, तो इससे सबसे अच्छा तो हमारा जो पाकिस्तान का जो हमारा अपना कौमी डाकखाना था, आप ये देखें उसके अंदर इतनी देखने के बाद वो पार्सल पैक करते थे। यहाँ पर आप जाते हैं क्या चीज़ पार्सल होती है और बैरूनी मुल्क में घर तक पहुँचा दी जाती है और बाद में पता चला कि 50-60 करोड़ रुपए की कितनी मरतबा ये बैरूनी मुल्क से ये वीड यहाँ पर आ चुकी है, फरोख्त हो चुकी है। और स्पेशली बैरूनी मुल्क से जो पार्सल आ रहे हैं उन पे तो चेक एंड बैलेंस होना ही चाहिए। देखें सिर्फ वीड नहीं बल्कि मैरिजुआना और 2-3 अलग अलग किस्म की ड्रग्स है, जिसमें जो वीड है सबसे सस्ती है, ये 10,000 रुपये की 1 ग्राम है। अच्छा। इसी तरह जो मैरिजुआना है वो मेरे ख्याल में 15,000 रुपये ग्राम है। तो ये 15 से 20,000 ग्राम के दौरान, तो आप ये सोचें कि 1200 ग्राम ये 15 दिन में मंगाता था और 2400 ग्राम यानी कि 2.5 किलो ये मंगाता था 1 महीने में। तो वो भी इसने हमें बताया, हो सकता है ये ज़्यादा मंगवाता हो। तो आप 2400 ग्राम आप समझे और 1 ग्राम 10,000 रुपये की, आप जब कैलकुलेट करेंगे आपके कैलकुलेटर में नंबर ही खत्म हो जाएंगे। पूरा एक बिजनेस नेटवर्क भी है ये इनका टू एंड वन। थैंक यू सो मच नज़ीर, बहुत शुक्रिया। और रोज़ाना इस केस की नई अपडेट्स आती हैं जो हम आपके साथ शेयर करते हैं। अब वाकई नज़ीर सही कह रहे हैं, सबको इस बात का इंतज़ार है कि इस केस का मंतकी अंजाम कब होता है और क्या होता है।